चलिए गाइस, तो शुरू करें। तो जी पीएससी के हाल ही में लाए गए सुझाव और बदलावों को देखते हुए साथ में यह नए बैच आपको काफी अपडेटिंग पोर्शन तक लेकर जाने वाली है। सीजीपीएससी एक ऐसी संस्था है जो लगातार अपने आप को रेगुलेट कर रही है और कई ऐसे मानक चीजों पर काम कर रही है। इस समय सीजीपीएससी अपने सिलेबस के एक नए दौर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है गाइस, जिसमें लगातार आपने देखा भी होगा कि सुझाव लिया जा रहा है सिलेबस को लेकर कंस्टेंटली। तो कुछ नए पैटर्न्स पर भी बदलाव हो सकते हैं और कुछ पुराने चीजों को कंबाइन किया जा सकता है। बहरहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता स्पेसिफिक। तो जो हमारे पास सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सीजीपीएससी को लेकर डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि है क्या, है ना। हम जानते हैं कि सीजीपीएससी एक कंस्टेंटरी बॉडी है। क्या कहते हैं भाई, संघ लोक राज्य राज्य छत्तीसगढ़ या लोक सेवा आयोग। ये जो आयोग है विभिन्न स्तर पर परीक्षाओं का संचालन करता है, जिसमें एक है आपका सीजीपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, और इसी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग हम नए बैच में बात करेंगे इसके पूरे सिलेबस के बारे में और हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम 1-2 साल में रेगुलेट करके सीजीपीएससी के इस बड़े एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के उस सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है 3 कैटेगरी में होती है। पहला प्रलम्स प्रिलिमिनरी एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा। हम जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा जो है हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव बेस पे होता है। ठीक है, मेंस रिटर्न लिखित बेस पर होता है। मेंस जैसे आप प्रलम्स पास करेंगे तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और तीसरा आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू साक्षात्कार, साक्षात्कार मेंस मुख्य परीक्षा। हम जानते हैं कि मुख्य परीक्षा हमारा लिखित पर आधारित होता है। आपको प्रश्न दिया जाएगा और उसका उत्तर आप लिखेंगे। सब्जेक्टिविटी, ये सब्जेक्टिविटी होती है। और साक्षात्कार आपका मौखिक होता है, ऑरल होता है। तो आपको ये 3 स्टेजेस पर एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। कौन सा? सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता को लेकर। ठीक है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने वाला है। सबसे पहला पड़ाव तो यही होता है, सबसे पहला पड़ाव यही होता है। आप जैसे ही इसको क्लियर करेंगे तब जाकर आप सेकंड पड़ाव पे आते हैं और फिर जाकर थर्ड पड़ाव पे आते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में हमारे पास जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स में हमें 2 पार्ट मिलता है। एक होता है जीएस का पोर्शन और एक होता है सी सैट का पोर्शन। सी सैट का पोर्शन ये प्रीलिम्स का है, सीजीपीएससी प्री। और लगभग लगभग यही सिलेबस जो है हमारा सीजीएसएसबी को लेकर भी रहता है। यही अप्रोचेस हमारा सीजीएसएसबी को लेकर रहता है। अब जानते हैं ना सीजीएसएसबी, इसका पुराना नाम ओल्ड नेम सीजी व्यापम था। तो सीजीपीएससी के वो सब्जेक्ट जो आपके प्रीलिम्स में भी काम आएंगे उसको भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंस्टेंटली डिस्कस कर लेंगे। अंडरस्टूड?
तो देखिए जीएस, जीएस मतलब जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज सामान्य अध्ययन को दो भागों में डिवाइड करते हैं हम। सबसे पहला है भारत के स्तर पर, इंडिया के लेवल पर, भारत के पर्पस पर, ठीक है, तो भारत के संदर्भ पे, इंडिया के संदर्भ में। और सेकंड है आपका छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, ठीक है। प्रीलिम्स में आपका दो पेपर होता है, पता होगा। पहला होता है जीएस का पेपर, और ये जीएस का पेपर फर्स्ट कहलाता है, जो टोटल आपका 100 क्वेश्चंस का रहता है, 200 मार्क्स का, ठीक है। जीएस के पेपर आपका 100 क्वेश्चंस होता है, 200 मार्क्स का, जबकि सी सेट में भी आपका 100 क्वेश्चंस होता है, 200 मार्क्स का, बट ये आपका केवल क्वालिफाइंग होता है। क्या होता है? सी सेट क्वालिफाइंग। आप एक निश्चित मार्क्स लाइए, उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो रैंकिंग में काउंट नहीं की जाती। आप इसे जब क्वालिफाइंग करेंगे तब जाकर आपका जीएस का पेपर चेक होता है, ठीक है। तो जीएस का पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि सी सेट भी है। जब तक इसे क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप तो समझ रहे ना, आपका पेपर फर्स्ट चेक नहीं होगा। तो देखिए भारत के लेवल पर क्या क्या हमको पढ़ना होता है। भारत के लेवल पर सबसे पहले हमको स्टडी करना होगा, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी। फिलहाल अभी जो है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल, ठीक है। सेकेंड लेवल पे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी पर, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था। थर्ड इतिहास, तो देखिए इंडियन ही लिखेंगे हम ना इसमें, इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि वर्ल्ड की भी ज्योग्राफी है और वर्ल्ड की भी इकोनॉमी है और वर्ल्ड की भी हिस्ट्री है, तो हम वर्ल्ड लेवल पर डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर हमको केवल इंडिया के पर्पज से बात करना पड़ेगा। तो सबसे पहला भारत का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय इतिहास, ठीक है। पॉलिटी, अब पॉलिटी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, पॉलिटी पर डिस्कस करेंगे। तो 4 पॉइंट हमारे मेजर हैं। 5वें पॉइंट पर हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर, कल्चर एंड लिटरेसी, लिटरेसी, कला साहित्य एवं संस्कृति, जिसे हम क्या कहते हैं? कला साहित्य एवं संस्कृति। इसके अलावा ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज, ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन, ये भी आपका एक बेसिक टॉपिक है जो हमारे जीएस के पोर्शंस में शामिल होता है। तो टोटल हमने कितना देख लिया? 6 पॉइंट्स देख लिया। और 7वां है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो 7वां पॉइंट और लास्ट है हमारा मिसलेजिनस, मिसलेजिनस प्लस करंट अफेयर। तो टोटल आपको इंडियन जीएस में इतने सब्जेक्ट को लेकर कवर करना होगा। किसको कवर करना होगा? साथ में आपको करंट अफेयर्स को भी देखना होगा। बिना करंट अफेयर्स के ये काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो लगभग आपको यहां से इतना पढ़ना पड़ेगा, और इतने सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद टोटल आपको 50 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे 100 मार्क्स का। ये प्रारंभिक का है, हालांकि ये ऑब्जेक्टिव बेस पर होते हैं। कौन से बेसिस पर? ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, नीचे 4 ऑप्शंस, जो राइट आंसर है गोला लगाइए, फिनिश करिए, ओएमआर सीट वाला, ठीक है। छत्तीसगढ़ के पर्पज से क्या रहेगा इसमें? तो छत्तीसगढ़ के पर्पज से आपको छत्तीसगढ़ के जीएस के बारे में पढ़ना होगा, सीजीजीएस। तो सीजीजीएस में क्या रहेगा आपका? छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, इतिहास, है ना, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी, छत्तीसगढ़ का आर्ट,
कल्चर, छत्तीसगढ़ की लिटरेसी साहित्य, छत्तीसगढ़ की लिटरेसी साहित्य, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी भूगोल, ज्योग्राफी भूगोल। तो ये सब आपको छत्तीसगढ़ के जीएस में देखना पड़ेगा, ठीक है। और इस एक सब्जेक्ट का, अकेले सब्जेक्ट का वेटेज 50 क्वेश्चंस का होता है। 50 क्वेश्चंस इक्वल्स टू 100 मार्क्स का। और जीएस के, इंडियन जीएस के 50 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ जीएस के 50 क्वेश्चन, दोनों को मिलाकर 100 क्वेश्चंस। तो प्रीलिम्स में आपके 100 क्वेश्चंस बनने होते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? क्या मैं सिलेबस सही तरीके से कॉन्फ़िगर करा पा रहा हूं? क्लियर हो रहा है? ठीक है। इसके बाद ये तो रहा आपका जीएस के पोर्शन। कौन से पोर्शन? जीएस के पोर्शन। सी सेट में आपको क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा? तो सी सेट में आपको कंस्टेंटली स्टडी करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहला आपको देखना पड़ेगा यहां पर इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल हिंदी में कहते हैं अंतर व्यक्तिक कौशल। इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, ठीक है। ये पहला पॉइंट होता है अंतर व्यक्तिक कौशल। दूसरा होता है डीएमपीएस, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान एवं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग निर्णय लेना, तो समस्या समाधान निर्णय क्षमता। डीएमपीएस, डीएमपीएस के बाद आपको पढ़ना होता है जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी हिंदी में कहते हैं सामान्य मानसिक योग्यता। आपका ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपको पता है क्या? लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक तर्क एवं एनालिटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, है ना। तो क्या कहेंगे इसको हम? तार्किक तर्क एवं एनालिटिकल विश्लेषणात्मक क्षमता, है ना। तो इसी को ही हम सामान्य भाषा में क्या कह देते हैं? रीजनिंग। तो रीजनिंग बस केवल नहीं पढ़ना है होता है, हमको उसके साथ एनालिटिकल एबिलिटी को भी पढ़ना होता है, जिसको हम यहाँ पर रीजनिंग कहते हैं, ठीक है गाइस, क्लियर है। और उसके बाद हमको पढ़ना पड़ता है मैथ्स, जिसको हम कहते हैं, दरअसल वो मैथ्स क्या होता है? 10वीं स्तर का, कक्षा 10वीं लेवल तक का आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इनके अलावा जो सबसे ज्यादा वेटेज देता है वो है हिंदी। तो यहां पर आपको हिंदी और छत्तीसगढ़ी को मिलाकर टोटल इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को मिलाकर कितना? 25 क्वेश्चन। तो कायदे से देखिए सी सेट में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सी सेट में, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल, डीएमपीएस, जीएमए, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, मैथ्स और हिंदी प्लस छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, इन सब को मिलाकर टोटल कितना क्वेश्चन आएगा? 100 क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का। और मैंने पहले भी कहा था हमको पता होना चाहिए कि सी सेट हमारा क्या होता है? क्वालिफाइंग होता है। मतलब आपको यहां पर कितना? 33% लाना है और आप हो गए क्वालिफाइड, पास हो गए। ये मेरिट नहीं बनाएगा, ठीक है। मेरिट बनाएगा आपका जीएस का पेपर, ये वाला पेपर आपका मेरिट बनाता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये रहा ओवरऑल अभी फिलहाल की दृष्टि से आपका प्रीलिम्स का सिलेबस जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। और यही प्रीलिम्स का सिलेबस जो है आपका व्यापन को कंबाइन करता है। तो एक बार व्यापम का भी सिलेबस उठाकर देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से यह कंबाइन होगा, ठीक है। यहीं पर करता हूं मैं।
देखिए, तो हम सीजीएसएसबी को लेकर डिस्कस कर रहे हैं कि सीजीएसएसबी का बेसिकली सिलेबस क्या हो सकता है। ठीक है, देखो ठीक है, तो सीजीएसएसबी का सिलेबस क्या हो सकता है गाइस, यहाँ पर देखिए। फर्स्टली सीजीएसएसबी के सिलेबस में आपके ये जीएस के सभी पोर्शन आ जाएंगे। इंडियन जीएस के लगभग लगभग सभी पोर्शन आ जाते हैं आपके। उसमें से एक आध पॉइंट छूटेगा तो छूटेगा, अदरवाइज नहीं होता है। तो हम कितने टॉपिक पर यहाँ पे डिस्कस किए हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो टोटल 8 पॉइंट। मैं यहाँ पे लिख दूं ये आठों के 8 पॉइंट को। 8 सब्जेक्ट, इंडियन जीएस, इंडियन जीएस। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपका सी सेट है, सी सेट है, तो सी सेट का ये सारा कुछ नहीं आता है आपका। बस यहाँ पे ये दो चीजें देख पूछने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। एक है आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन और एक है आपका मैथ्स वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये हम लिख दें यहाँ पे रीजनिंग और यहाँ पर मैथ्स वाला पोर्शन। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस होता है मैथ्स को लेकर सीजीएसएसबी में, जैसे जियोमेट्री वगैरह को लेकर थोड़ा सा अंतर आता है। बाकी तो चीजें लगभग समान रहती है। जैसे न्यूमेरिकल जो मैथ्स है हमारा अंक गणिती वाला, वो तो लगभग समान रहता है। ठीक है, तो वो हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमको यहाँ पर सीजीएसएसबी में क्या मिलेगा? तो हिंदी मिलेगा, हिंदी। तो जो कि हिंदी तो आप यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ मिलेगा, तो जो कि छत्तीसगढ़ आपको छत्तीसगढ़ का जीएस आप यहां पर भी कर रहे हैं। यहां पर देखिए, यहां पर जीएस पेपर 2 में, हाँ कि ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कोई अलग से स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा, बस इतना ही है। ठीक है, तो जीएस के पोर्शन देखा, छत्तीसगढ़, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और कंप्यूटर। कंप्यूटर, ठीक है। अब कंप्यूटर ये इसका कंपलसरी फॉर्मेशन है। किसका? सीजीसीएसबी और व्यापम का। सर जी हिंदी में भी लिख देना। हाँ निशा, ओके, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, बता तो रहा हूँ पर हिंदी में भी कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, मैं कर दूंगा। ठीक है, चलो, तो छत्तीसगढ़ जीएस और कंप्यूटर्स यहां तक हो गया। यस एंड नो? मान लेते हैं कोई पोस्ट स्पेसिफिक को लेकर निकला, जैसे व्यापम में कुछ पोस्ट होते हैं ना जो स्पेसिफिक निकलते हैं, महिला बाल विकास को लेकर निकल गया, या फिर मंडी को लेकर निकल गया, या फिर बैंक को लेकर निकल गया। ठीक है, अभी पिछले बार बैंक का एक एग्जाम हुआ था सीए वालों का। तो जब तक कोई वेरियस टाइप का स्पेसिफिक सब्जेक्ट ना निकले, तब तक हमारा सिलेबस लगभग अभी ठीक। हाँ हाँ ठीक है निशा, मैं हिंदी में भी करूंगा। ओके, तो यहां पर एक पॉइंट और नोट कर लेंगे हम, स्पेसिफिक सब्जेक्ट अगर ऑप्शनल में हो तो, ये ऑप्शनल में है अगर पूछा जाए तो। ठीक है, अब आपके सामने पूरा मैं सीजी प्रीलिम्स का और सीजी एसएसबी का पूरा सिलेबस आपके सामने रख दिया हूं। आप खुद देखकर बताइए, क्या दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है कि दोनों में बहुत ज्यादा समानता है? न तो बहुत ज्यादा अंतर है, न तो बहुत ज्यादा समानता है, लगभग दोनों का कॉम्बिनेशन रूप है। अब आप खुद सोच के देखिए, पूरी रणनीति बनाकर देखिए। चलो एक बार रिवाइज करता हूं मैं आपको। भारत की जीएस जहां से 50 क्वेश्चन आना है, 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जीएस से ये 4-5 टॉपिक से आपको 50 क्वेश्चन आने हैं। फिर आपको सी सेट क्वालिफाइंग वाले हिस्से से पोर्शन को कंप्लीट करना है। अगर इन सबको मिलाएं और इसको मिलाएं तो कहीं ना कहीं हमको क्या निकला है, एक ओवरऑल लगभग लगभग हमको कितना 14 से 15 विषय पर अध्ययन करना होगा। और 15 से 15, जब 14 से 15 विषय पर आप अध्ययन करेंगे, अंडरस्टूड निशा? ठीक है, 14 से 15 विषय पर जब आप अध्ययन करते हैं तो मोस्टली आपको 10 से 12 महीने का समय लग जाता है, बहुत अच्छे से आप करते हैं तो। और यदि आपने इसमें टी ट्रिपल आर को मिलाया, क्या रेगुलर क्लास किया आप लोगों ने, एकदम कंसिस्टेंसी बना के रखा आप लोगों ने। ठीक है, रेगुलर क्लास, कंसिस्टेंसी और रिवीजन, सबसे जरूरी होता है रिवीजन करना। आप ये 3 चीजें बनाकर रखिए, आपका अगले साल या नेक्स्ट साल आपके हाथ में आपका पोस्ट होगा। ठीक है,
तो बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं है, बहुत ज्यादा ओवरव्यू भी नहीं है, दोनों का मध्यम मार्ग लेकर हम चलेंगे इस सिलेबस को लेकर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पूरा सिलेबस समझ आया हो। इससे अगर कोई सवाल हो तो मुझसे करिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ाऊंगा। कोई सवाल? पहले बताइए, सिलेबस समझ आया है? नहीं है? ठीक, चलो शुरू करें। तो ये तो ओवरऑल सिलेबस है। मेरा जो विषय है, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं या इंफॉर्मेशन देने वाला हूं इंडियन ज्योग्राफी को लेकर। हम इंडियन ज्योग्राफी पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंडियन जीएस में इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे हम। किसमें? इंडियन ज्योग्राफी पर। चलो शुरू करें। तो मेरा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट विषय भूगोल, भारतीय भूगोल, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो भारत का भूगोल का सबसे पहले हम एक ओवरव्यू सिनॉप्सिस देख लेते हैं सिलेबस, कि हमको इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ताकि हमको एक आइडिया लग जाए कि किस पोर्शन को ज्यादा महत्व देना पड़ेगा और किस पोर्शन को कम, और उसी के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट सेलेक्टिव चीजों को लेकर बेहतर तैयारी कर सकें। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम सिलेबस पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, भारत के भूगोल के अंतर्गत हम किन किन चीजों को स्टडी करने वाले होते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया हम सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अकॉर्डिंग सिलेबस देखेंगे ना, सीजी एसएसबी के अकॉर्डिंग सिलेबस देखने वाले हैं। ठीक है, तो भारत के भूगोल को मैं 3 भागों में बांटता हूं। कितने भागों में? 3 भागों में बांटकर देखता हूं इसके पूरे सिलेबस को। सबसे पहला है भारत का, भारत का फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इसे कहेंगे भारत का भौतिक भूगोल, भारत का भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करेंगे हम फर्स्टली। ठीक है, फिर सेकंड होता है भारत का आर्थिक भूगोल, भारत का आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। ठीक है, और तीसरा है जनसंख्या भूगोल या सेंसस, सेंसस, जनगणना, जनगणना, सेंसस। ठीक है, तो इन एरिया से बाहर कुछ नहीं आना, इन एरिया से बाहर कुछ नहीं आना। ठीक है, अंडरस्टूड? निशा, इज दैट क्लियर? आप दोनों क्लियर? चलो, तो अब इसके अंतर्गत भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। ठीक है, देखिए, फिजिकल भूगोल, फिजिकल भूगोल का मतलब आप समझते हैं नहीं समझते हैं? जैसे देखिए, हमारा जब शरीर है, इस शरीर के बारे में अध्ययन करेंगे, फिजिकल है। ठीक है, मैं अगर कोई काम कर रहा हूं, मेरा कोई बिजनेस है, व्यापार है, अगर मैं कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं या फिर मैं उद्योग से जुड़ा हुआ हूं, तो मेरा क्या है? एक आर्थिक भूगोल है, एक आर्थिक भूगोल है। ठीक है, मेरी गिनती, मेरा जनगणना है, मेरी साक्षरता है, मैं जहां पे रहता हूं वहां पर एक लिंगानुपात है, हाँ कि ना? ये क्या होगा? मेरा जनगणना भूगोल। तो कहने का मतलब यह है कि हम मानवों के आधार पर, मानवों के संरचना के आधार पर ही ये सिलेबस डिफाइन किया गया है। समझा पा रहे हैं? चलो, तो भौतिक भूगोल का मतलब, जैसे मेरी एक संरचना है, मेरा एक आकार है, जैसे भारत की एक संरचना है। भारत की संरचना क्या है? तो भारत की एक लंबाई और चौड़ाई है, भारत का एक नदी है, भारत में पहाड़ है, पेड़ है, पौधे हैं। समझ रहे ना आप?
मिट्टियां हैं। जब हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं तो इसे हम भौतिक भूगोल कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी? तो सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, पृथ्वी और भारत के संदर्भ में ओके निशान। ठीक है, पृथ्वी एक भारत के संदर्भ में। क्या मैं इंग्लिश में भी लिखते चले जाऊं कि बोलते चले जाऊं? अर्थ, हाँ, हिंदी में ही लिख दूं? ठीक है, मैं कोशिश करता हूं दोनों में। रेफरेंस टू इंडिया, रेफरेंसेस ऑफ इंडिया, ये टू इंडिया। ठीक है, फिर हम देखेंगे भारत का सामान्य परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन, भारत का सामान्य परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन, है ना। फिर हम देखने वाले हैं भारत के सामान्य परिचय के बाद भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, इंडिया, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, यूटीज। तो ये 3 पॉइंट हो चुके हैं, बाकी हम नेक्स्ट पैरा पे ले लेते हैं 3 पॉइंट पे। ठीक है, फिर हम चौथे पॉइंट पर देखेंगे भारत की सीमा संदर्भ, रेफरेंस टू। ये आप राइट डाउन करते हुए चलिएगा, साथ साथ में लिखते हुए चलिए। पिछला भी लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? अच्छा ठीक है, उसको आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो उस पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, रेफरेंस बॉर्डर ऑफ इंडिया, भारत का सीमा संदर्भ। फिर इसके बाद हम अगले पॉइंट्स पर देखने वाले हैं भारत का भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में भू गर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना, ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं भारत की प्राकृतिक विभाजन, प्राकृतिक विभाजन, ठीक है, नेचुरल डिवीजन, नेचुरल डिवीजन। इसके बाद हम देखते हैं क्या भारत में नदियां, रिवर, नदियां, रिवर। ये कई जगह आपको अपवाह तंत्र भी मिलेगा, अपवाह तंत्र। तो ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम है। नदियों के बाद हम देखेंगे क्या इसमें परियोजना, प्रोजेक्ट, परियोजनाएं। जानते हैं आप जो बांध वगैरह बनता है ना, डैम, डैम तो सुना होगा, बांध, दैट इज अ प्रोजेक्ट, परियोजना। ठीक है, प्रोजेक्ट, परियोजना। कोरी डैम का नाम सुना होगा, खुड़िया डैम का तो नाम सुना होगा, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जय जिंदाबाद, खुड़िया बांध। ठीक है, परियोजना, तो उसको हम परियोजना कह देते हैं गाइस। ठीक है, परियोजना। इसके अलावा झील, लेक, लेक, वाटरफॉल, जलप्रपात, वाटरफॉल, जलप्रपात। यहां से भी आपके प्रश्न बनते हैं कई बार। जीवाश्म पार्क, मनेन्द्रगढ़ का नाम सुना है आप लोगों ने? छत्तीसगढ़ में
जीवाश्म पार्क, फॉसिल्स पार्क, फॉसिल्स पार्क, जीवाश्म पार्क। जैसे मनेंद्रगढ़ में 25 करोड़ साल पुराना एक फॉसिल्स पार्क है, जीवाश्म पार्क है। ठीक है, तो वैसे ही भारत में लगभग लगभग 10-12 फॉसिल्स पार्क हैं, जीवाश्म पार्क। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये सब एक ही में डिस्कस कर लेंगे हम, है ना। फिर इसके बाद हम देखेंगे मिट्टी, मृदा, सॉइल, सॉइल के बारे में। सॉइल के बाद जलवायु, क्लाइमेट, जलवायु, क्लाइमेट, जलवायु, क्लाइमेट, है ना, जलवायु, क्लाइमेट। क्लाइमेट के बाद हम देखेंगे वन या वनस्पति, फॉरेस्ट या वेजिटेशन, फॉरेस्ट या वेजिटेशन, वन या वनस्पति, वन एवं वनस्पति। ठीक है, तो लगभग लगभग हम इतने सारे पॉइंट्स को किसके अंतर्गत देखते हैं, किसके अंतर्गत, भारत के भौतिक भूगोल के तहत हम इतने सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, तो भारत के आर्थिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या डील करेंगे हम। तो भारत के आर्थिक भूगोल के अंदर पहला डील करेंगे हम कृषि, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, कृषि, और एग्रीकल्चर के साथ साथ इसी में हम देखेंगे, यस निशा, एमसीबी, यस राइट, एमसीबी। तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के साथ हम सिंचाई देखेंगे, इरिगेशन, कृषि एवं सिंचाई, इरिगेशन। ये दोनों चीजें हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे उद्योग, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, उद्योग के बारे में डिस्कस करेंगे। उद्योग के बाद हम देखेंगे ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी, और फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदी में आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कायदे से हम क्या क्या देखते हैं। क्या आपने रोडवेज का नाम सुना हो, सड़क परिवहन मार्ग। तो पहला है सड़क परिवहन मार्ग, ठीक है। दूसरा रेलवे, रेलवे, ठीक है। तीसरा एयरवे, वायुयान, वायुयान मार्ग, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में चकरभाठा, और इंटरनेशनल माना एयरपोर्ट कहाँ, रायपुर। तो ये सब एयरपोर्ट के बारे में, एयरवेज के बारे में हम यहाँ पर देख लेंगे। और लास्ट है आपका वाटरवेज, वाटरवेज, वाटरवेज का मतलब जल मार्ग, इंटर स्टेट वाटरवेज, अंतरराज्यीय जल परिवहन मार्ग, क्या कहेंगे, अंतरराज्यीय जल परिवहन मार्ग। जिसमें लिखिएगा सड़क परिवहन मार्ग, रोडवेज, सड़क परिवहन मार्ग, रेलवे तो रेलवे ही लिख लीजिएगा। ओके, वायु और जल, हाँ हाँ निशा, इज इट राइट, गुड। तो रेलवे, एयरवेज का मतलब, ठीक है, वायुपत्तनम, हिंदी में बोलेंगे तो वाटरवेज, तो जल मार्ग। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको इतना सारा चीज देखने को मिलता है, और ये जनरली आपके भारत का इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहलाता है, भारत का आर्थिक भूगोल कहलाता है। तो अब हम डिस्कस कर लें जनगणना, सेंसस। ठीक है, आगामी परीक्षा 2026 जो आने वाला है, मतलब नोटिफिकेशन 2026 में आता है, तो इसीलिए उसको पेपर 26 ही कहते हैं, लेकिन उसका एग्जाम 27 में होगा, फरवरी 27 में होगा आपका एग्जाम। तो फरवरी 27 में एग्जाम होगा, और मेरे हिसाब से आपका ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है गाइस,
ये वाला टॉपिक्स क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा। बोलिए क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जो जनगणना 2021 में होना था वो जनगणना 2026 में हो रहा है। मतलब जिस दौर में हम पढ़ रहे हैं, जिस दौर में है हम, जिस सत्र में है हम, उस सत्र में हो रहा है। तो महत्वपूर्ण है कि नहीं है? तो इसीलिए इस पर हम स्पेशली ध्यान देंगे सेंसस को लेकर। तो सेंसस में हम क्या क्या देखने वाले हैं, आइए चलिए नेक्स्ट पैरा पे आपको बताता हूं। क्या ये सिलेबस समझ आ रहा है आपको? ठीक है, सिलेबस के अंतर्गत आपको इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करना है ना? तो नेक्स्ट पैरा पे ले लेता हूं, जनगणना सेंसस। सेंसस मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा VIMP है, इसको हमको स्पेशली ध्यान में रखकर देखना पड़ेगा। तो जनगणना में सबसे पहले हमको क्या देखना होता है, पॉपुलेशन, जनसंख्या। और आपको पता है ना, इंडिया पॉपुलेशन के मामले में सबसे अव्वल हो चुका है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार से विश्व की सबसे बड़ी आबादी कौन? भारत बन चुकी है भाई, पता होना चाहिए। विश्व की सबसे बड़ी आबादी। चाइना को भी हमने क्या किया, कंस्टेंटली पीछे छोड़ दिया। चलो कहीं तो अव्वल है, ठीक है, किसी चीज में तो अव्वल है हम, ठीक है। तो पॉपुलेशन, जनसंख्या को हम यहाँ पर बेसिक तौर पर डिफाइन करेंगे, पॉपुलेशन पहला। फिर पॉपुलेशन के बाद हम देखते हैं क्या, लिटरेसी रेट, लिटरेसी, साक्षरता दर, साक्षरता दर के बारे में डिस्कस करेंगे, लिटरेसी रेट, घनत्व, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, लिंगानुपात। ओके निशा, पता है निशा को, ओके फाइन, ठीक है, लिंगानुपात, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहां से जो मैं बताने वाला हूं, पांचवा और छठवा, वो सबसे जरूरी है। क्या सुना होगा आप लोगों ने, मदर मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर। मतलब जो गर्भवती महिला होती हैं, उन गर्भवती महिलाओं के मरने के चांसेस कितने, लाख या हजार में कितनी महिला का मृत्यु हो जाता है, दैट इज अ मातृ मृत्यु दर। IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। तो कितने बच्चों में, लाख बच्चे में कितना जो बच्चा पैदा हो रहा है लाख बच्चे में, उसमें से कितने बच्चे जीवित हो रहे हैं या उसमें से कितने बच्चे मर रहे हैं, दैट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। और कंस्टेंटली यहां से तो अभी फिलहाल प्रश्न आपके बन रहे हैं गाइस। आप अदर स्टेट को उठाकर देख लीजिए कि किसी भी जगह पर इससे प्रश्न आपको कंस्टेंटली मिल रहा है, ठीक है। और एक और है 7वें नंबर पर, लेबर इंडेक्स, लेबर इंडेक्स, श्रम सूचकांक, लेबर इंडेक्स, ठीक है। तो ये भी अभी देखने को मिल रहा है आपको। निशा, भारत के अभयारण्य और रामसर साइट किस में पढ़ाएंगे सर जी? ये देखो यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा निशा, यहाँ पर लिखा है हमने वन एवं वनस्पति, तो इसी के तहत वो सारा कुछ आ जाएगा, इसी के तहत सारा कुछ आ जाएगा। जो आपने कहा, क्या कहा, अभयारण्य, सेंचुरी, ठीक है गाइस, सेंचुरी, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, और प्रोजेक्ट, रिजर्व प्रोजेक्ट,
तो ये सब हम इसी के अंदर देखेंगे। रामसर साइट को भी इसी के अंतर्गत देख लेंगे। रामसर साइट इसी के अंदर, वन एवं वनस्पति के अंदर। ठीक है निशा। ये सब वन एवं वनस्पति में आता है। चलो मैं आगे बढ़ाऊं, पॉइंट पर पहुंचे। तो ये देखिए, हमको लगभग लगभग जनगणना में इन्हें सारे पॉइंट्स पर बात करना है। ठीक है, इसके अलावा एक 8वां नंबर पे हम और बात कर लेंगे रिलीजियस फैक्ट या रिलीजियस सेंसस। इसको कहते हैं धार्मिक आंकड़ा। कितने हिंदू में है, मोदी जी बताएंगे हमको कि कितने प्रतिशत हिंदू है और ये हिंदू खतरे में है कि नहीं। हम इसी आंकड़े से डिफाइन करेंगे कि हिंदू खतरे में है या नहीं। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा ओवरव्यू सिलेबस, प्रीलिम्स को लेकर भी, सीजीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर भी, और सीजीपीएससी सीजीएसएसबी को लेकर भी। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है। इससे कुछ सवाल पूछना है मुझसे। अब देखिए, मेंस में क्या अंतर रहेगा। तो मेंस में हम पढ़ते तो हैं इन्हीं चीजों के आधार पर, लेकिन मेंस में ना कुछ और चीजें एडिशनल तौर पर ऐड हो जाती है। जैसे वर्ल्ड को लेकर कुछ कुछ पॉइंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमको उसमें फोकस नहीं करना है, हमारा तो टारगेट पीएससी है फिलहाल, फिर हम मेंस को देखेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करें। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत का भूगोल के अंतर्गत फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और कौन सा, सेंसस, आर्थिक भूगोल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ से। कहां से, फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपको एक टॉपिक मिलता है। दरअसल ये टॉपिक को जानबूझकर ऐड किया जाता है ताकि आपको पता चले कि ज्योग्राफी की नींव, बेसिक नींव कहां से शुरू होगी। ठीक है, अदरवाइज इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को डालने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए शुरू करें निशा। ठीक। तो देखो, सबसे पहला एक फॉर्मेट समझिएगा ना। सबसे पहला समझिएगा फॉर्मेट, ब्रह्मांड, यूनिवर्स। यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में हमारा एक आकाशगंगा है। क्या है, हमारा एक आकाशगंगा है। आकाशगंगा नाम सुना होगा, मिल्की वे, ये हमारी आकाशगंगा है। और इस आकाशगंगा के अंदर, इस आकाशगंगा के अंदर आपको हमारा सौर मंडल मिलेगा। कौन मिलेगा, सौर मंडल। तो इस आकाशगंगा के अंदर हमारा सौर मंडल, इस सौर मंडल में क्या मिलेगा, सबसे पहला आपको पृथ्वी मिलेगी, सूरज मिलेगा, सूर्य मिलेगा। ठीक है, और सूर्य के बाद से क्रमशः 9 ग्रह मिलेंगे। कितने ग्रह, 9 ग्रह। इस 9 ग्रह में से, इस 9 ग्रह में से एक ग्रह मिलेगा आपको पृथ्वी। क्या मिलेगा, पृथ्वी। 9 ग्रह में से एक ग्रह मिलेगा पृथ्वी। और पृथ्वी में, पृथ्वी को 2 भागों में बांट रखा है हमने। एक है जल भाग और दूसरा है थल भाग। थल भाग, ठीक है। जल भाग को कहा जाता है महासागर, ओशियन, ओशियन, है ना। और थल भाग को कहा जाता है महाद्वीप, कॉन्टिनेंटल। क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंटल, महाद्वीप। ठीक है,
अब आपको पता होगा कि इन्हीं जल भाग स्थल भाग में से, ठीक है, एक हमारा थल भाग हमको देश मिलेगा। तो टोटल पूरे पृथ्वी पर कितने भाई महाद्वीप की संख्या कितनी है? 7। अब ये 7 कौन कौन से हैं? 7 है। तो सबसे पहला उत्तर अमेरिका, नॉर्थ यूएसए, है ना, फिर साउथ यूएसए, दक्षिण अमेरिका, साउथ यूएसए, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया ऑब्लिक ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया ऑब्लिक ओशिनिया, ओशिनिया आइसलैंड द्वीप समूह, और लास्ट आपका एशिया। एशिया को जानबूझकर नीचे किया हूं ताकि हम कुछ कर सके इसमें, ठीक है। तो एशिया में लगभग 54 से 55 देश, और इस देश में एक देश है भारत। भारत, एक देश है भारत, ठीक है। तो लगभग लगभग ये पूरी संरचना हम स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे, और इसी में ही हमको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा इंडिया पर। किस पर फोकस करना होगा? भारत पर फोकस करना होगा, ठीक है। उम्मीद है ये सारा कुछ आपको कंसेप्टली समझ आ गया होगा। तो कल की क्लासेस में मैं यहाँ से डिफाइन करते हुए आगे बढ़ाऊंगा कि हमारा ब्रह्मांड, फिर थोड़ा 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 55-10 मिनट का डिस्कस करके हम सीधा कंस्टेंटली भारत की ओर एंटर कर जाएंगे और उस हिसाब से फिर स्टडी करेंगे। तो आज की स्लाइड्स में अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स है तो मुझसे डिस्कस करिए, फिर हम इसको फिनिश करेंगे, ठीक। चलिए ध्यान रखिएगा, हमारा टारगेट फरवरी 2027 है, और हम बहुत अच्छा करेंगे, बहुत स्ट्रांगली करेंगे, ठीक है। यही टारगेट को लेकर चलना है आपको कि हमको फरवरी 2027 में इसको रूट को फिनिश करना ही होगा। इज दैट क्लियर? चलो तो फिनिश करें पूरी कहानी, ठीक है। कोई सवाल निशा?